relating to filing of revised return of income by a taxpayer. Revised return of income, लेकिन ये रिवीजन उन्होंने पूछी है फॉर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ठीक है। तो ये सेल टैक्स में भी रिवीजन होती है, लेकिन ये इनकम टैक्स से रिलेटेड पूछी है। ये पास पेपर का क्वेश्चन है जो 4 नंबर का आया और 2 दफ़ा आया है। ये मैंने 1 दफ़ा वाला यहाँ कॉपी किया है, दोनों दफ़ा इसी तरह ही पूछा हुआ है। दोनों तो एक दफ़ा उसने ये पूछा है कि जी उसने अपनी रिटर्न फाइल कर दी है, उसमें उसे कुछ गलतियाँ नज़र आई है, तो अब वो उसके अंदर रिवीजन चाहता है तो कैसे रिवाइज करेगा, ठीक है। और एक दफ़ा उन्होंने डायरेक्टली इसी तरह से पूछा है। ये यहाँ से आपको करवाने का मकसद ये है, एक तो हमारे वो बुक का टॉपिक वहाँ से कवर अप हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, हमें पता चल जाएगा कि पास पेपर में सवाल है वो किस तरह से पूछ रहा है। और तीसरी बात, यहाँ पे लिखा बड़ा ईजी है एज़ कम्पेयर टू जो बुक के अंदर लिखा है। लिखा तकरीबन वैसा ही है, लेकिन कुछ एक्सप्लेनेशन, अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन पास पेपर के अंदर ऑब्वियसली क्वेश्चन में नहीं होती। तो इस वजह से मैं ये रिकमेंड ही करूँगा कि जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो जो पास पेपर्स में आ चुका है, आप वहाँ से ही याद करें कि पास पेपर में किस तरह से उसका जवाब दिया गया है। अच्छा जी, रिवीजन में चलते हैं। आप ऊपर वाली पिक के ऊपर आए। एनी पर्सन हु हैज़ फर्निश्ड अ रिटर्न डिस्कवर्स एनी ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी कि वो रिटर्न फाइल कर चुका है और रिटर्न फाइल करने के बाद उसे पता चलता है कि मैंने कोई गलती कर ली है या कोई इनकरेक्ट कोई चीज़ मिस कर दी है या कोई गलत स्टेटमेंट दे दी है। मे फाइल है रिवाइज्ड रिटर्न सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। ये नीचे दी गई 3 कंडीशंस पूरी करेगा तो फिर रिटर्न में रिवीजन करेगा। पहली बात ये, इट इज़ अकम्पनीड बाय द रिवाइज अकाउंट्स और रिवाइज ऑडिटेड अकाउंट्स एज द केस में। जब वो रिवीजन भेजेगा तो रिवीजन के साथ अकाउंट्स भेजेगा रिवाइज करके, उन्हें ठीक करके, ठीक है। या फिर अगर कंपनी है तो कंपनी के केस में ऑडिटेड अकाउंट्स भेजेगा। अगर इंडिविजुअल या एओपी है या सिंपल है तो उसके केस में अपने सिर्फ अकाउंट्स, और कंपनी के केस में ऑडिटेड अकाउंट्स भेजेगा, उनमें रिवीजन करके। प्रोवाइडेड दैट द कमिश्नर में वेव दिस कंडीशन इफ द सेटिस्फाइड दैट फाइलिंग ऑफ द रिवाइज्ड ऑडिटेड अकाउंट नॉट नेसेसरी। हाँ, ये कंडीशन कमिश्नर वेव कर सकता है अगर वो समझता है कि ये जरूरत नहीं है। सेकंड कंडीशन, द रीजन फॉर द रिवीजन ऑफ द रिटर्न इन राइटिंग ड्यूली साइंड बाय द टैक्स पेयर और आर फाइल्ड विद द रिटर्न। वजह क्यों कर रहे हो भाई ये काम, क्यों रिवीजन कर रहे हो, तो वो रिवीजन के साथ रिटर्न में लिख के देगा। वो ऑब्वियसली उसको जाके तो फ़ोन पे नहीं बताएगा या व्हाट्सएप करेगा, तो रिटर्न में लिख के देगा। थर्ड कंडीशन, टैक्सेबल इनकम डिक्लेयर इज नॉट लेस देन और लॉस डिक्लेयर इज नॉट मोर देन इनकम और लॉस। आपने ओरिजिनल रिटर्न में जो टैक्सेबल इनकम डिक्लेयर की है, रिवीजन में उससे कम ना हो, ठीक है। आपने टैक्सेबल इनकम डिक्लेयर की हुई है 100 ओरिजिनल में, जब रिवीजन कर रहे हैं इट शुड नॉट बी 95। यार मैंने सेक्शन पूरा कर लिया, ठीक है। तो टैक्सेबल इनकम कम नहीं होनी चाहिए, या अगर आपने लॉस डिक्लेयर किया हुआ है 50 का तो रिवीजन में क्या ना हो, 51 ना हो, बढ़ ना जाए, क्योंकि लॉस बढ़ेगा तो इनकम कम होगी और टैक्सेबल इनकम रिड्यूस करने से ऑब्वियसली इनकम कम होगी। तो रिवीजन के अंदर ये लॉस जो है 51 ना हो। ये कंडीशंस है 3 आसान कंडीशंस है, कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं। यही वाली लाइनें जब आप वापस बुक से पढ़ेंगे तो आपको लग पता जाएगा बुक में लिखा क्या हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल इजीली पता चल रहा है कि ये 3 कंडीशंस है, ये पूरी करनी है। हाँ जी, हाँ जी, ऊपर लिखा नहीं हुआ वो टैक्स आंसर, बस वो कभी कभार अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन भी साथ डाल देते हैं ना। ICAP की बुक में हर काफ़ी जगहों में डाली हुई है, बाकी बुक्स में भी डाली है। तो अच्छा आगे चले। A revised return may be filed within 60 days from the date of the return filing without commissioner approval। रिटर्न की फाइलिंग डेट क्या थी, कल हमने पढ़ी, कंपनी के अलावा बता दें क्या थी, 30 सितंबर। अब वो ये कह रहा है कि अगर रिवीजन आपने की है, रिवीजन
वो 60 दिन के अंदर है, विद इन 60 डेज। बल्कि इसको ऐसे नहीं करें, आपने रिवीजन की है विद इन 60 डेज, विद इन 60 डेज, यस नो। 60 दिन के अंदर अंदर रिवीजन है। 30 सितंबर से आगे 60 दिन कब बनेंगे? 29 नवंबर। 60 दिन के अंदर अंदर रिवीजन है तो कमिश्नर की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अगर 60 दिन के अंदर अंदर है तो कमिश्नर की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। A revised return may be filed within 60 days from the date of the return filing without commission approval। इसका क्या मतलब हुआ? 60 दिन के बाद की है तो कमिश्नर की अप्रूवल की जरूरत है। ऑटो अब लिखा नहीं है, लेकिन मतलब तो ये बनेगा ना कि अगर 60 दिन के अंदर है तो जरूरत नहीं है, अगर वो नहीं की तो कमिश्नर की अप्रूवल की जरूरत है, बिल्कुल है। ठीक है, तो इससे अखज किया, कहते हैं ना इस चीज से ये अखज किया, तो ये अखज किया हमने। आगे चले। However, after 60 days, a revised return may filed with the approval of the commission writing for the reason। लिख भी दिया उसने आगे कि अगर 60 दिन के पास जा रहे हैं तो कमिश्नर की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। आगे चले। अप्रूवल फ्रॉम द कमिश्नर shall be deemed to have been granted। वो कह रहा है यार ये जो अप्रूवल है ना, ये वाली अप्रूवल, ये अप्रूवल, ये अप्रूवल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिटर्न की रिवीजन से रिलेटेड जो बातें थी वो हम पढ़ चुके हैं, 3 कंडीशंस पढ़ चुके हैं। और अगर आपने रिवीजन 60 दिन के अंदर करनी है तो कमिश्नर की अप्रूवल चाहिए, और अगर 60 दिन के बाद करनी है तो कमिश्नर की अप्रूवल, सॉरी बल्कि अंदर करनी है तो नहीं चाहिए, और बाद में करनी है तो चाहिए। तो अब आगे जो बात है वो रिवीजन से रिलेटेड नहीं है, वो इस अप्रूवल से रिलेटेड है। वो कह रहा है कि ये जो कमिश्नर की अप्रूवल है ना, ये हम समझेंगे कि मिल गई है, ये हम समझेंगे कि मिल गई है। कब? एक तो वो खुद से अप्रूवल दे दे लिख के, एक तो खुद से दे दे ना, अप्रूव्ड लिख के दे दे तो हम क्या समझेंगे कि अप्रूवल मिल गई है। लेकिन अगर इसके अलावा ही कोई बातें होंगी तो वो समझ रहे हैं कि अप्रूवल मिल गई है, कि वो लिख के नहीं दे रहा। ऐसे ही हो सकता है ना, अगर तो वो खुद लिख के दे दे अप्रूव्ड, फिर तो ऑब्वियसली अप्रूवल हो गई यार। हाँ, वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिसमें वो अप्रूव्ड लिख के ना दे फिर भी समझेंगे कि अप्रूवल हो गई है? वो क्या है? कमिश्नर हैज नॉट मेड एन अप्रूवल इन राइटिंग फॉर द रिवीजन ऑफ रिटर्न बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट व्हेन द रिवीजन ऑफ रिटर्न वाज सॉट। मिसाल के तौर पे कमिश्नर की अप्रूवल कब चाहिए थी? अगर मैंने रिवीजन के लिए एप्लीकेशन दी होती 60 दिन बाद। मिसाल के तौर पे मैंने रिवीजन के लिए एप्लीकेशन दे दी है 15 नवंबर को, 15 नवंबर को, तो फिर ऑब्वियसली मुझे कमिश्नर की अप्रूवल चाहिए होगी ना, क्योंकि 60 दिन गुजर गए ना, नहीं गुजरे? कब गुजरे? 15 दिसंबर कर ले, 15 दिसंबर कर ले, चले 60 दिन गुजर गए। अब मैंने रिवीजन सॉर्ट की कमिश्नर की अप्रूवल, तो वो लॉ क्या कहते हैं? कमिश्नर की अप्रूवल लो। जिस दिन मैंने रिवीजन सॉर्ट की है कमिश्नर से, उसने उसके 60 दिन के अंदर अंदर रिटर्न में लिख के नहीं दिया अप्रूव्ड, रिटर्न में लिख के नहीं दिया अप्रूव्ड, मैं समझूंगा कमिश्नर ने अप्रूव किया। ठीक है, उसके पास काम ज्यादा था, बहुत ज्यादा रिटर्नें आ गई, वट एवर द केस, ही उसको एक तरह से रिलैक्स किया है। जिस दिन मैंने रिवीजन सॉर्ट की है, जब मैंने रिवीजन मांगी है, इसके 60 दिन के अंदर, इसके 60 दिन के अंदर अगर तो उसने लिख के दे दिया अप्रूव्ड तो ठीक है, अगर उसने नहीं लिख के दिया अप्रूव्ड तो मैं क्या समझूंगा कि रिवीजन
हो गई, यानी कि रिजेक्ट भी नहीं ना किया। बात तो ये है कि रिजेक्ट भी नहीं किया, ये नहीं कहना कि उन्हें रिजेक्ट नहीं किया तो अप्रूव नहीं लिख के देता, रिजेक्ट कर दिया अप्रूव नहीं लिखी दी है, ऐसे नहीं समझना। इसका मतलब ये है कि उसने ना अप्रूव लिखा ना रिजेक्ट किया, तो मैं समझूंगा इसके 60 दिन के, इसके 60 दिन कब पूरे होंगे? 15 दिसंबर से आगे 60 दिन क्या होंगे? 15 दिन, 31 का महीना है ना, दोनों 31 के महीने हैं, 13 फरवरी बनेगा तकरीबन, है ना। तो 13 फेब तक अगर उसकी रिटर्न में अप्रूवल आ गई तो ठीक है, रिजेक्शन आ गई तब भी ठीक है, अगर दोनों नहीं आई तो हम समझेंगे कि उसने अप्रूव कर दी। तो ये इसके 60 दिन है, 60 डेज। ठीक है, लगी समझ? दूसरा पॉइंट, टैक्सेबल इनकम डिक्लेयर्ड इज मोर देन और द लॉस डिक्लेयर इज लेस देन द इनकम और लॉस एज द केस में बी डिटरमिन्ड अंडर सेक्शन 120। सेक्शन 120 के तहत ओरिजिनल रिटर्न में जो टैक्सेबल इनकम फाइल बनाई थी 100 रुपया, रिवीजन में 120 सेक्शन के तहत वो 105 हो गई, रिवीजन में बढ़ गई, रिवीजन में हम समझेंगे कमिश्नर ने अप्रूवल दे दी। जाहिर बात है कमिश्नर बड़ी हुई चीज को क्यों कम करेगा, ठीक है। मैं भी बात कर रहा हूँ इसकी इनकम की, तो हम क्या समझेंगे कि उसकी तरफ से अप्रूवल है, रिटर्न में लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, 50 का लॉस था और रिवीजन में लॉस 45 हो गया, तो हम क्या समझेंगे कि कमिश्नर ने अप्रूव कर दिया है, रिटर्न में लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ये जितने दिनों बाद रिकॉल कहां से क्या चीज समझ लगी? ये लास्ट पॉइंट वो कह रहा है कि ये जो हमने बात की थी ना कमिश्नर की अप्रूवल की जरूरत है, तो ये कमिश्नर की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, यानी कि हम ये समझेंगे कि उसने अप्रूवल दे दी, नहीं ये नहीं कहना चाहिए, बल्कि हम ये समझेंगे कि उसने अप्रूवल दे दी। कब? अगर रिवीजन के अंदर टैक्सेबल इनकम बढ़ गई ओरिजिनल से, या रिवीजन के अंदर लॉस कम हो गया ओरिजिनल से, तो हम समझेंगे कि कमिश्नर ने अप्रूव्ड कर दिया। ये लगी बात समझिए? थोड़ी सी इसके अंदर टेक्निकलिटीज है, ये इस अप्रूवल्स की बात कर रहा है, ये टेक्निकलिटीज आपको रिटेन रखना जरूरी है। इस अप्रूवल की बात कर रहा है कि कब हम समझेंगे कि ये वाली जो अप्रूवल है ये उसे मिल गई है, ये दो कंडीशन इसकी। तो ये टेक्निकलिटीज जब तक आपको क्लियर नहीं होंगी, वर्ड बाय वर्ड आप सही तरह वहां पे लिख नहीं पाएंगे, तो अगला आपको नंबर दे नहीं पाएगा। ठीक है, वो चाहता होगा आपको नंबर देना, लेकिन वो कहेगा चूंकि स्टूडेंट लिख नहीं पाया मैं नंबर दे नहीं पाया। आई कैप से अप्रूवल लेने का एक ही तरीका है, सही लिख दो बस। भाई इसमें कोई क्लैरिटी? सबको क्लियर है? क्लियर है कि सब क्लियर है? सब क्लियर है। चले जी, ये 2 सवाल हो गए, आगे चलते हैं। आगे एक और सवाल आया है जिसमें मैंने लिखा हुआ है सितंबर 22। सितंबर 22 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा है, स्टेट द रिक्वायरमेंट्स दैट शुड बी कंप्लाइड बाय अ सोल प्रोप्राइटर ऑन डिसकंटिन्यूस ऑफ बिजनेस। ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है, सितंबर 22 में 2 नंबर का आया है। ठीक है, कि अगर आप अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू करते हैं तब इनकम टैक्स की क्या रिक्वायरमेंट्स है। इसका सोल्यूशन भी इसके नीचे मैंने आपको दिया है। नोटिस ऑफ द डिसकंटिन्यूड बिजनेस, सोल प्रोप्राइटर shall give a commissioner a notice in writing, notice लिखाई में नोटिस देगा, to that effect within 15 days of the discontinuance of business।
आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हुआ 14 फरवरी 2024 को, तो 15 दिनों के अंदर अंदर डिसकंटिन्यूस का नोटिस देना है किसको? कमिश्नर को, कि मैंने अपना बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर दिया। और आगे क्या चाहिए उसे? पहली बात तो ये कि नोटिस देगा रिटर्न में, और क्या क्या करेगा? ही शैल फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द पीरियड commencing on the first day of the tax year in which the discontinuous occur। जिस साल में, जिस टैक्स ईयर में डिसकंटिन्यूस हुई, उस टैक्स ईयर के पहले दिन से लेके जिस दिन बिजनेस डिसकंटिन्यू हुआ उस दिन तक का रिटर्न फाइल करेगा। 14 फरवरी थी ना, मैंने आपको बताई, 14 फरवरी 2024, ठीक है। आपका इसी को कर लेते हैं, चले। टैक्स ईयर 2024, टैक्स ईयर 2023। टैक्स ईयर 2024 आपका स्टार्ट हो रहा है जुलाई से, 23 से जून 24 तक, ठीक है। जून 24 तक आपका टैक्स ईयर 2024 हो रहा है। तो उसने कब किया होगा बंद? ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी। 14 फरवरी 2024 को उसने अपना बिजनेस बंद किया है। रिटर्न कब से कब की जमा कराएगा? 1 जुलाई 2023 से 14 फरवरी। जिस टैक्स ईयर में बिजनेस क्लोज हुआ है उस टैक्स ईयर के पहले दिन से लेके जिस दिन बिजनेस क्लोज हुआ है, डिसकंटिन्यू हुआ है, उस दिन तक की रिटर्न जमा कराएगा, ठीक है। फॉर अ पीरियड कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द टैक्स ईयर, टैक्स ईयर का पहला दिन, इन विच द डिसकंटिन्यूअस अकर एंड एंडिंग ऑन द डेट ऑफ द डिसकंटिन्यू, एंड दिस पीरियड शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट टैक्स ईयर, और इसका नाम रखा जाएगा सेपरेट टैक्स ईयर। सही है। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, एक तो 15 दिन के अंदर अंदर नोटिस देगा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि वो रिटर्न जमा कराएगा इस पीरियड की, और इसे सेपरेट टैक्स ईयर कहा जाएगा। ये पॉइंट, ये भी आपकी बुक में थोड़ा सा चलेंगे आगे, तो ये उसमें डिस्कस हुआ। आगे एक मार्च 22 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, इसको जरा पढ़ के मुझे बताएं कि इसकी रिटर्न की डेट फाइलिंग्स क्या होंगी। रियासत लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2022। रियासत लिमिटेड is considering to change its tax year from normal to special year ending on 31 दिसंबर। यानी कि वो 1 जुलाई से तो नॉर्मल चलता है, लेकिन वो स्पेशल टैक्स ईयर में कन्वर्ट होना चाह रहा है, जो कि एंड कब होगा? 31 दिसंबर को। यानी कि उसका जो स्पेशल टैक्स ईयर है वो होगा 1 जनवरी से 31 दिसंबर। रिक्वायरमेंट पढ़े। Identify the due date, last date of filing of tax return in respect of the following. Filing of tax return for the year ended 30 जून 2022। 30 जून 2022 की रिटर्न कब जमा कराएगा? 30th 31st? क्या? रियासत लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है भाईजान, कंपनी के पहले 6 महीने रिटर्न कब जमा कराएगा? पहली 31 दिसंबर 2022। फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न ऑफ द ट्रांजिशनल पीरियड। ट्रांजिशनल पीरियड इसका कब होगा? 1 जुलाई से 31 दिसंबर का। इसकी रिटर्न जमा कब कराएगा? 30 सितंबर। कौन सा? 23। क्योंकि 1 जुलाई 2022 से 31 दिसंबर 2022 है, तो रिटर्न 30 सितंबर 2023। तो अब उसका साल बदल गया, स्पेशल बन गया। 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 होगा। उसकी रिटर्न कब जमा कराएगा?
30 सितंबर 2024। लगी समझ भाई? लगी समझ? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना लगी है समझ? लगी है समझ कि नहीं लगी है? नहीं लगी। अगर 7 वाली को लगी है समझ? लग गई है? ये समझा देना है। अच्छा भाई इसकी लगी है समझ। देखें पहला उसका 30 जून को खत्म हो रहा था, तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो जून में पहले 6 महीने की रिटर्न जमा कराएंगे 31 दिसंबर को, फिर उसका ट्रांजिशनल पीरियड आ गया था 6 माह का, तो 6 महीने अगले 6 महीनों की रिटर्न जमा कराएंगे हमेशा 30 सितंबर को। फिर उसका स्पेशल टैक्स ईयर जब बन गया 1 जनवरी से 31 दिसंबर 23, तो जो भी दिसंबर में खत्म होगा उसकी रिटर्न जमा करानी है अगले 30 सितंबर। तो ये 3 ये चेक करें कितने टेक्निकल लेवल से उसने आईकैम ने ये सवाल पूछा हुआ है। तो ये इसको टाइम कितना लग रहा है? 1 मिनट भी नहीं लगता 3 नंबर लेने में। बस वो इग्नोर हो जाएगा, अगली दफा से नहीं करेगा। चलो अपनी बुक्स पे आ जाए, बल्कि एक बुक मुझे भी दे दे। कौन सा पेज है? 10 मेथड ऑफ फाइलिंग। अच्छा रिवीजन, हाँ ये ठीक है, ये रिवीजन आप लोगों ने पढ़ ली है। इसके आगे ड्यू डेट्स हमने पढ़ लिया था 107। अच्छा और इसके आगे ही 109 के ऊपर था नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस, ये भी हमने रिसेंटली पढ़ा है। यार आप 107 पे आ जाए। हाँ गिर जाते हो खड़े खड़े। प्रोसीजर फॉर फाइलिंग ऑफ रिवाइज रिटर्न। रिवाइज रिटर्न फाइल करने का प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर फॉर फाइलिंग ऑफ रिवाइज रिटर्न। अगले कुछ लेक्चर्स के लिए ना एक चीज याद रखें, मैं अभी एक चीज थोड़ी सी आपको ड्रॉ करके बताने लगा हूं, ये बार डिस्कस होनी है बार। जब कोई बंदा अपनी रिटर्न जमा कराता है ना, इसे कहते हैं कि उसने अपनी असेसमेंट कर ली, ठीक है। लॉ में उसको नाम दिया है नॉर्मल असेसमेंट ऑर्डर, ठीक है। उसे कहते हैं कि आपने अपनी असेसमेंट खुद से कर ली है, तो कहते हैं जी रिटर्न जमा करा दी है, तो कहते हैं नॉर्मल असेसमेंट ऑर्डर होगी, आपने खुद से अपनी असेसमेंट कर ली। आसानी के लिए ये रिटर्न जमा करा दें तभी इसको कहते हैं नॉर्मल असेसमेंट ऑर्डर, ठीक है। ये इसका नाम ही बदला बस। रिटर्न जमा कराने के बाद अगर सिनेरियो आगे बढ़े तो उस बंदे का ऑडिट होता है। अगर ऑडिट में नाम आ जाए, ऑडिट होने के बाद उसको ऑडिट में अगर कोई गलती पकड़ी जाए तो उसको शो कॉज नोटिस इशू होता है। शो कॉज नोटिस उस गलती के ऊपर, और उसके बाद उससे एक लेटर इशू होता है जिसे कहते हैं, ये थी नॉर्मल असेसमेंट ऑर्डर कि आपने अपनी असेसमेंट खुद से कर ली, अब ये असेसमेंट बदल जाएगी इस शो कॉज के बाद, तो उसको कहते हैं अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। क्या कहते हैं? अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। वही करता है अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। अभी पढ़ेंगे भी सारा कुछ। कमिश्नर करता है, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, वही एफपीआर की फील्ड ही आ जाती है, ठीक है। अगर बंदा अपनी रिटर्न जमा कराए तो उसे हम क्या कहते हैं? उसने अपने आप की असेसमेंट कर ली, देन इट इज नोन एज नॉर्मल असेसमेंट ऑर्डर। उसके बाद अगर ऑडिट में नाम आ जाए तो ऑडिट होता है। ऑडिट के अंदर क्या करते हैं कि टीम आती है, टीम आके आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसको देखना शुरू करती है, सवाल जवाब स्टार्ट करती है। कोई एविडेंस मिल जाए तो वो फिर आपको शो कॉज दे देती है, क्यों ना आपके खिलाफ ये एक्शन लिया जाए, क्यों ना आपको ऐसे किया जाए।
लेटर लिख के आता है, क्यों ना आपकी ये इनकम यहाँ ऐड कर दी जाए, क्यों ना इतनी पेनल्टी डाल दी जाए, उसे शो कॉज नोटिस कहते हैं। और उसके बाद अगर वो चीज़ साबित हो जाती है तो आपकी ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर को बदल दिया जाता है, और अगर टैक्सेबल इनकम बढ़ानी हो तो बढ़ जाती है, लॉसेस कम करने हो तो कम हो जाते हैं। उसको क्या कहते हैं फिर? अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर, क्योंकि आपकी ये वाली इनकम नॉर्मल असेसमेंट बदल गई है, इसे कहते हैं अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। ये हमने अगले कुछ टाइम पे इतना पढ़ना है कि आपने कहना सर इतना पढ़ लिया, ठीक है ठीक है क्योंकि ये बार बार अगला चैप्टर 15 जो है वो है ही असेसमेंट के ऊपर, तो ये हमने इधर ही घूमना है। लेकिन इसको यहाँ पढ़ाने का क्या मकसद था वो नीचे लिखा है, प्रोसीजर फॉर फाइलिंग ऑफ रिवाइज रिटर्न एंड स्टेटमेंट। रिवाइज रिटर्न जो हमने ऊपर पढ़ी थी उसका प्रोसीजर क्या है? इफ अ टैक्स पेयर फाइल्स अ रिवाइज रिटर्न वॉलंटरली, रजामंदी के साथ, ठीक है, वॉलंटरली खुद से रिवीजन कर दे, और रिवीजन के साथ क्या करे? डिपॉजिट ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स शॉर्ट पेड। 100 रुपया बनता था टैक्स, ओरिजिनल में उसने 70 रुपये जमा कराए, उसे बाद में ख्याल आया, रातों की नींद खराब हो गई, नहीं यार नींद नहीं आई, चैन नहीं आ रहा, 30 रुपये मजीद जमा करा दो खुद से, वॉलंटरली 60 दिन के अंदर अंदर खुद से, या 60 दिन के बाद भी, लेकिन अभी ऑडिट शुरू नहीं हुआ, ठीक है, ये काम इससे पहले ही हो रहा है, खुद से वो ये काम कर दे। और अमाउंट ऑफ टैक्स सॉट टू बी इवेडेड अलोंग विद द डिफॉल्ट सरचार्ज, और वो डिफॉल्ट सरचार्ज दे जितना लेट उसने टैक्स जमा कराया है उसके ऊपर डिफॉल्ट सरचार्ज भी दे। whenever it comes to his notice before receipt of notice under section 177 ऑडिट और सेक्शन 122, इसके शुरू होने से पहले, ऑडिट का नोटिस शुरू होने से पहले, यानी कि इतने अरसे में वो खुद से जो टैक्स कम जमा कराया वो जमा करा दे, और टैक्स लेट जमा कराने पे डिफॉल्ट सरचार्ज भी जमा करा दे। जब भी उसके इल्म में आया हो कि यार ओहो मेरे से तो गलती हो गई, या जान के छोड़ा था, व्हाटएवर द केस, खुद से कर दे, तो उस पर कोई पेनल्टी नहीं, उस पर कोई पेनल्टी। अगर वो इससे पहले खुद से कर दे तो नो पेनल्टी। अभी ऑडिट शुरू नहीं हुआ, ठीक है, आगे चले। If a taxpayer deposits the amount of tax as pointed out by the commissioner during the audit, ऑडिट शुरू हो गया, ऑडिट शुरू हो गया, और कमिश्नर ने कहा भाई जी मुझे तो लग रहा है आपको 150 रुपया ठुक जाना है, और सही है, उसे बता दिया कि यार मुझे लग रहा है कि आपको 150 रुपया और देना पड़ जाना है। इन केस द taxpayer deposits the amount of tax as pointed out by the commissioner during the audit और बिफोर इश्यूएंस ऑफ द नोटिस, ये नोटिस आने से पहले, शो कॉज नोटिस आने से पहले, यानी कि इस अरसे में ऑडिट शुरू हो गया और शो कॉज नोटिस आने से पहले कमिश्नर ने जो टैक्स कहा था वो जमा करा दे। He shall deposit the amount of tax sought to be evaded, जो भी टैक्स की अमाउंट कमिश्नर ने कही थी, यहाँ पे लिख लीजिएगा, sought to be evaded से लग रहा है कि जो इवेड किया हो, हालांकि ऊपर लिखा है कि कमिश्नर ने अपॉइंट किया है, तो पॉइंट आउट किया है, तो टैक्स यहाँ वो जमा कराएगा जो कमिश्नर ने पॉइंट आउट कर दिया ड्यूरिंग ऑडिट। द डिफॉल्ट सरचार्ज, और उसका टैक्स लेट जमा कराने के ऊपर डिफॉल्ट सरचार्ज, एंड 25% ऑफ द पेनल्टी। यहाँ पे पेनल्टी कितनी देगा? 25%। बिफोर ऑडिट नहीं मैंने कहा, बिफोर शो कॉज नोटिस का, ड्यूरिंग ऑडिट का, ठीक है। उठ जाओ, नहीं उठे, नहीं उठ के गलत पूछा रहा, अभी तो होता है, सही है। तो अगर ऑडिट शुरू होने से पहले टैक्स जमा करा दे और टैक्स का डिफॉल्ट सरचार्ज जमा करा